नमस्कार दोस्तों, मैं भारती ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। और आज हम हमारे 9th लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं गुप्त काल। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य का ईसा की 4वीं एवं 5वीं शताब्दी में उत्थान हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। सातवाहन, कुषाण जैसे वंश का केंद्रीकरण इतना मजबूत न होने के कारण गुप्त वंश आया व एक मजबूत केंद्र स्थापित किया। गुप्त काल राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक उत्थान एवं आर्थिक विकास के लिए उल्लेखनीय है। उसे प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में साम्राज्य का बहुत अधिक विकास हुआ व कला संस्कृति का भी विकास हुआ, जिसके चलते कई मूर्ति, महल, साहित्य का निर्माण हुआ। इस वंश की जानकारी हेतु अनेक स्रोत हैं, जिसमें सिक्के, अभिलेख व साहित्य प्रमुख हैं। इस काल की जानकारी हमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, एरन लेख तथा बाकी गुफाओं से प्राप्त होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीगुप्त। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था व उसने 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त के बाद अगला शासक घटोत्कच आया। यह गुप्त वंश का द्वितीय शासक था। इसका शासनकाल 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक था। अगला शासक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के साहस, वीरता व सफल सैन्य अभियान से गुप्त साम्राज्य की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसे महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया। वह चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हो गया था। वह उसने लिच्छवी वंश में विवाह किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक आया वह समुद्रगुप्त आया। उसने 334 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त एक योग्य, दूरदर्शी व वीर संयुक्त शासक था, जिसने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं में अधिक वृद्धि की। समुद्रगुप्त को इतिहासकार विसेन स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त ने बहुत से युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह समुद्रगुप्त की विजय अभियान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर भारत विजय। इसने उत्तर भारत के जीते राज्यों को साम्राज्य में विलीन कर लिया व नागवंश को पराजित किया। दूसरा है दक्षिण भारत विजय। उसने दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय की, लेकिन वहां पर अप्रत्यक्ष नीति से शासन किया। वहां के राजाओं पर जीत हासिल कर अधीनता मानते हुए उनका राज्य वापस कर दिया। सीमांत प्रदेशों पर विजय। उसने एक अभियान चलाया व सीमांत राज्य जैसे ढाका, असम, नेपाल आदि पर विजय हासिल की। गणराज्यों की विजय। समुद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ गणराज्य भी थे। उन्होंने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। वह समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा के अंतिम दिनों में अश्वमेध यज्ञ कराया व महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक आया वह चंद्रगुप्त द्वितीय आया। उसने 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज व देवगुप्त भी कहते हैं। इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कृष्ट की चोटी पर था व उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसके यात्रा विवरण से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन हमें मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति। हम देखते हैं कि उस समय का समाज व संस्कृति कैसी थी। गुप्त काल में प्रशासन पद्धति 4 भागों में थी, 4 भागों में बटी थी। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन व ग्राम प्रशासन। सामाजिक स्थिति। इस काल में वर्ण व्यवस्था थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हुआ करते थे। दास प्रथा। इस काल में दास प्रथा भी थी। दास रखे जाते थे व महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य काल के बाद आते आते भारत में महिलाओं की स्थिति कमजोर होने लगी थी। उन्हें अधिक सम्मान प्राप्त नहीं था व उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा जाने लगा। आर्थिक दशा। इस काल तक कृषि बहुत अधिक विकसित हो गई थी।
परंतु सामंती प्रथा ने जन्म ले लिया था। सामंती प्रथा उस काल तक आते आते सामंती प्रथा आ गई थी और सामंतों को बहुत अधिक भूमि कर के लिए दे दी जाती थी। वह बहुत अधिक भूमि से कर लिया करते थे और उन्हें कुछ प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त हो गए थे। गुप्त काल में कला व संस्कृति का बहुत अधिक विकास हुआ। इस काल में सबसे ज़्यादा मूर्ति कला का विकास हुआ व भवन, महल व मंदिर, सिक्के बनाए गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य का पतन के कारण हम देखते हैं, पहला कारण है वंशानुगत राज्यतंत्र। इसमें राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी होता था, किंतु योग्य न होने के कारण इस वंश के पतन के कारण साबित हुए। स्वार्थी सामंत वर्ग। जैसा कि हमें पता है, उस काल तक आते आते सामंतवादी प्रथा आ गई थी। इस काल में सामंत अधिक मजबूत हो गए थे, उन्हें कर लेने व प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो गए थे, वह धीरे धीरे वह स्वार्थी हो गए। तीसरा कारण है धार्मिक आयोजन। इस काल में निरंतर धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान कराए गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ प्रमुख था। इसमें अधिक धन दान में दिया जाता था, जिसके चलते राजकोष खाली होते गए। हूण आक्रमण। गुप्त काल में हूणों का आक्रमण बहुत अधिक होते थे, जिसके चलते अत्यधिक गुप्त साम्राज्य कमजोर होता गया व अधिक संख्या में धन लूटा जाने लगा। सैनिकों की निष्क्रियता आदि। निरंतर विदेशी हमलों से राजकोष की आय में कमी होने लगी। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी निष्ठा समाप्त हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।